हाय, गुड इवनिंग एंड वेलकम फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है दोस्तों आपका। ये टॉपर बनो अभियान, ये हमने इसका स्पेशल नाम दिया है। इसका नाम है टॉपर अभियान बनो अभियान, एक क्रैश कोर्स फॉर बिहार बोर्ड 12th स्टूडेंट। ये 12th वाले बच्चों के लिए हम स्पेशल क्रैश कोर्स चला रहे हैं। इसके तहत जो है हम अभी हिस्ट्री सेक्शन को कवर कर रहे हैं। हिस्ट्री सेक्शन वो भी इस तरीके से कि हिस्ट्री को हम एक कहानी के माध्यम से, जनरली आप हिस्ट्री गेस्ट पेपर से पढ़ते हैं 12th वाले बच्चे, और हालांकि अभी टाइम नज़दीक है तो आपको गेस्ट पेपर से ही पढ़ना पड़ेगा। फिर भी गेस्ट पेपर का सहारा लेके ही हम एक स्टोरी के माध्यम से आपको पूरा का पूरा जो है एंशिएंट इंडिया समझा रहे हैं। इसके तहत आपने अभी तक पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है आपने? पूरा कहानी एक पहला क्लास में पूरा समरी हमने आपको बता दिया है। दूसरा क्लास में आपने पढ़ा सोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडिया, यानी प्राचीन भारत का जो स्रोत है वो कहाँ से है, जिसके अंतर्गत आपने दो चीज़ पढ़ा, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। हाँ, उस पर भी आज थोड़ा सा चर्चा करेंगे हम, लेकिन आप समझ लीजिए डेली हम थोड़ा रिवाइज कराएंगे साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, जैसे कि उसके अंदर भी जो है कुछ धार्मिक ग्रंथ आते हैं, गैर धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक पे आपका ठीक है, जैसे ब्राह्मण ग्रंथ, जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ। इसके बाद जो है पुरातात्विक स्रोत में जो है अलग अलग जैसे सिक्काएँ हैं, मुद्राएं हैं, इस तरह के बहुत सारे चीज़ आते हैं। तो ये हुआ स्रोत की बात। दूसरा चैप्टर जब कहानी पढ़ते हैं तो पाषाण काल आता है, तो पाषाण काल आपके सिलेबस पे नहीं है और ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है, वो हम कंपटीशन वाले बच्चों को पढ़ाते हैं, इसलिए आपको उस पर बिल्कुल फोकस नहीं करना है। वो जब आप नेक्स्ट साल कंपटीशन वाला ये एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे। पाषाण काल बीच में आता है तो उसमें थोड़ा सा पढ़ेंगे। पाषाण काल ख़त्म होते ही सिंधु सभ्यता का शुरुआत होता है, मतलब पाषाण काल के ख़त्म नहीं कर सकते, मतलब अंत तक होते होते जो है पाषाण से लोग विकसित होने लगे और सभ्यताओं का निर्माण हुआ, जिसके अंतर्गत क्या हुआ, लोग नदी के किनारे जो है सभ्यताओं का निर्माण हो गया और नदी के किनारे धीरे धीरे बसने लगा। उसमें से एक आपने पढ़ा होगा कि 1921-22 में, पिछले क्लास में हमने आपको बताया कि 21-22 में जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इम्पोर्टेंट जगहों का, महत्वपूर्ण जगहों का खुदाई होता है और उससे हड़प्पा सभ्यता का शुरुआत होता है। इसके अलावा बहुत सारे जगह मिले भारत में, पाकिस्तान में, उसका क्षेत्र काफ़ी बड़ा था। तो सिंधु सभ्यता इस तरह से जो है आपका धीरे धीरे खुदाई होता है और पता चलते रहता है सिंधु सभ्यता से। इस तरह से तो सिंधु सभ्यता का फिर से आपके बारे में पता चलता है। एक इंटरेस्टिंग बात हमने आपको पिछले क्लास में बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता से पहले, यानी 21-22 से पहले लोगों का मानना था कि ऋग्वैदिक या वैदिक सभ्यता ज़्यादा पुराना है। इसका मतलब क्या हुआ कि वैदिक सभ्यता के बारे में लोग पहले से जानते थे। ये इंटरेस्टिंग बात आपको पता नहीं होगा, लेकिन आप जान लीजिए कि वैदिक सभ्यता के बारे में लोग पहले से जानते थे। क्यों? क्योंकि उसमें अलग अलग साक्ष्य थे हमारे पास, रामायण था, महाभारत था, वेद था, पुराण था, अलग अलग ग्रंथ थे जिसके माध्यम से लोग ऋग्वैदिक काल को जानते थे। ऋग्वैदिक काल या उत्तरवैदिक काल के बारे में हम इसके बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट, उसका आप टेंशन मत लीजिए, उसके बारे में लोग जानते थे पहले से। लेकिन आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में नहीं जानते थे। 21-22 में जो इसका आपका पूरा जो है इसका खनन हुआ, अलग अलग जो चीज़ें मिली, उसके बाद ये कन्फर्म हो गया और एज C14 विधि, आज उस पर भी चर्चा करेंगे कि C14 विधि क्या है। उसके माध्यम से जब एज का पता चल गया तो इसके पता चला कि इसका जो है एज लगभग जो है आपको 4,500 से लेके 5,000 साल तक है, यानी 1700 से लेके जो है 1700 या 2400 कहीं से लेके 1500 के आसपास लोग मानते हैं इसका ये एज था। BC में, BC AC क्या, थोड़ा सा चर्चा कर देंगे आपको। तो ये है मोटा मोटी आपका जो है सिंधु सभ्यता का जो है। आज के क्लास में हमारा क्या फोकस होना है, पिछले क्लास में आपने पढ़ा कि थ्योरी पार्ट हमने पढ़ा, आज 4-5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे 2 नंबर आपके पास 2 मार्क, यानी जो है देखिए मेनली बिहार बोर्ड में आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, जो 1 नंबर्स को होते हैं। इसके बाद सब्जेक्टिव के अंतर्गत आपका 2 मार्क्स एंड 5 मार्क्स, ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आज का हमारा फोकस होगा, कुछ क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, 4-5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और 2 मार्क और 5 मार्क्स में हम देखते हैं कि वो टाइम के हिसाब से डिपेंड करते हैं। अगर ज़्यादा टाइम कोशिश करेंगे कि आधे घंटे के अंदर आपका हो जाए तो 2 मार्क, और नहीं तो 5 मार्क को अलग अलग कर देंगे। नहीं तो कोशिश करेंगे अगर आपको जल्दी हो जाएगा तो एक साथ ये वीडियो आपके पास पहुँचेगा। तो ये हुआ थोड़ा सा जानकारी, जो बैकग्राउंड हमने आपको थोड़ा सा बता दिया। अब
आपके लिए इम्पोर्टेंट के बाद क्लास शुरू होने से पहले 2-3 चीज़ें बात जान लीजिए। ये तो हम आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा देंगे, और जैसा कि हमने कहा है कि ये वीडियो आपको सुबह जो है मिलेगा 7 से 8 प्रीमियर में, 7 से 8 जो है AM प्रीमियर में ये वीडियो चल जाएगा। आपका काम क्या है, डेली नोट बनाइए, उसको व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए, उसका चेकिंग होगा। तो इसमें आप लोग ढिलाई करते हैं, ये नहीं चलेगा। आपको क्या है, नोट बना के डेली भेजना पड़ेगा, खासकर आज के बाद विशेष रूप से, क्योंकि पहले तो ऑब्जेक्टिव में चल भी जाएगा, लेकिन आज से आपको आंसर लिखना होगा। क्या होगा, आंसर लिखना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, तभी आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। नहीं तो आप बाद में कहेंगे, आप रोएंगे कि मुझे अच्छा नंबर नहीं आएगा, तो वो बिल्कुल चलने वाला नहीं है। आपको क्या करना है, आज से पढ़ना है, आंसर लिखना है, प्रैक्टिस करना है। वो कैसे आंसर लिखा जाए, क्या करें कि आपको अच्छा नंबर आ जाए, कहाँ कहाँ गलतियाँ होती है, कैसे आंसर को साधारण बनाया जाए, कैसे जो आपका गेस्ट पेपर का ही भाषा का यूज करेंगे उसको सिंपल बनाया जाए, ये काम मेरा है। बस आपका काम है क्या है कि आंसर को डेली प्रैक्टिस करेंगे, 2-4 बार लिखेंगे, और फिर हम उसको नोट बनाएंगे और सेंड करेंगे। ये बस आपका काम है, आपके तरफ से काम है। तो ठीक है, आपको ये काम करना है। और आज जो सब्जेक्टिव पैटर्न आज से हमारा शुरुआत हो रहा है, आज हम बताएंगे कि कहाँ कहाँ स्पेशली नंबर जो है आपका कटता है और कहाँ कहाँ नंबर जो है आपको मिल जाता है, किस तरह से पैटर्न पे नंबर लिखे। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है कैसे लिखें, 5 नंबर का क्वेश्चन होता है तो कैसे तैयार करें। चलिए, तो ये हुआ आपका बैकग्राउंड। आज हम लोग फिर जान लेते हैं कि हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे। जैसा कि हमने आपको पहले क्लास में बताया था कि हम क्या लेके चल रहे हैं, मनोरमा गेस्ट पेपर। क्या है जो सबके पास होता है, क्या, मनोरमा गेस्ट पेपर। ठीक है, इसी से पढ़ेंगे, लेकिन इसके पढ़ने का पैटर्न बिल्कुल ही अलग होगा। जैसा कि सबों के पास होता है ये कि मनोरमा गेस्ट पेपर, ये देखिए ये मनोरमा गेस्ट पेपर है, लेकिन इसके पढ़ने का तरीका क्या होगा, ये इंटरेस्टिंग बात आज हम आपको बताएंगे, और बिल्कुल सिंप्लीफाई कर देंगे आंसर को कि बिल्कुल सिंपल तरीके से कैसे आंसर को लिखा जाए। ठीक है, तो देखिए, तो ये आपका ये गेस्ट पेपर हुआ, और इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे इस पे आज हम बिल्कुल बात करेंगे। ठीक है, तो इसके अंतर्गत कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये 2-3 क्वेश्चन कुछ छूट गया था, तो उस पर थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या क्या है आपका, ठीक है, फिर हम आपको 2 मार्क और 5 नंबर पे बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में है कि ये देखिए, ये किताब सबके पास होना ज़रूरी है। ठीक है ना, ये होगा तभी आप इसको पढ़ सकते हैं, और जिनके पास नहीं है आप जल्द से जल्द इसको ख़रीद लीजिए, ताकि जो है आप इससे प्रैक्टिस कर सकें, क्योंकि समय कम है। आपको 2 महीने में, 115 से 20 दिन में ये क्लास ख़त्म हो जाएंगे, तो इसलिए आप इसको लीजिए और डेली कम से कम इसको आप पढ़िए, मेरे साथ ही पढ़िए। ये नहीं कि आज का आप कल के लिए छोड़ते हैं, परसों, ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना आपको। ठीक है, चलिए, तो देखिए हमने आपको जो पढ़ाया है, सबसे पहला बात देखिए, सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसी का है, लेकिन 1-2 क्वेश्चन अगर नया है तो उसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ताकि आपका बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाए। तो ऑब्जेक्टिव के संबंध में हमारा पूरा का पूरा तो ज़्यादा नहीं है, 3-4 है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 में किसने किया? देखिए 21-22 में पहली बार खुदाई होता है, लेकिन 1826 के आसपास पहले ही इस टीले का मतलब वो जो जगह था उसके बारे में पता चला। तो 1826 वो जगह था, टाइम था, जहाँ पे चार्ल्स मैसन नाम के जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट मतलब जो भूगर्भ शास्त्री, जिसको जियोलॉजिस्ट भी बोलते हैं, उसको आर्कियोलॉजिस्ट भी बोलते हैं। तो जियोलॉजिस्ट स्पेशली से होता है जो मिट्टी के अंदर के दबे हुए चीज़ों को निकालता है और फिर उसके बारे में जांच पड़ताल करता है। तो 1826 की बात है कि जॉन मार्शल जो है, चार्ल्स मैसन नाम के जो है आपके जियोलॉजिस्ट थे, जो हड़प्पा टीले के बारे में 1826 में इसके बारे में पता चला। मोहनजोदड़ो का खोज, देखिए हमने आपको बताया था कल 1921 और 22 की घटना, इसका हम बराबर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, 21 में क्या है? हड़प्पा। क्या है? किस में? आपका हड़प्पा। और इसमें क्या है? इसके क्या है? मोहनजोदारो, मोहनजोदड़ो। ये दो तो आपको कम से कम याद रहना ही चाहिए। बाकी और भी जगह हैं,
लेकिन कम से कम आपको ये 2 जगह, एक 1921 में हड़प्पा और 1922 में मोहनजोदड़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, तो इसको आप बोलेंगे नहीं, ठीक है। हाँ, और ये चीज़ और प्लस इसका ये भी हमने आपको लिखा था, दयाराम साहनी, और इसका राखल दास बनर्जी, ये 2 है आपका, दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी। ये कम से कम ये 2 आपको बहुत क्वेश्चन आता है, तो इसके उत्खनन कर्ता बोलते हैं उसको। कई के देखिए इसको ऐसे लिखते हैं उत्खनन कर्ता, इसको किसने खोजा, आप अलग अलग तरीके से कह सकते हैं। उत्खनन कर्ता किसने खोजा, कैसे भी करके देखिए, इसी गेस्ट पेपर में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन दिया जाता है, इसलिए आपको क्वेश्चन पे भी विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन को कैसे पूछते कैसे, ठीक है। तो इसके संदर्भ में देखिए, तो सिंधु घाटी सप्ताह का, अब चलिए हमने बता दिया, आगे आएगा क्वेश्चन फिर हम बात करेंगे। सिंधु घाटी सप्ताह का हल का प्रमाण, ठीक है, हमने आपको बताया हुआ था कि जूते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ, कालीबंगन से, वहीं से हल का प्राप्त मिलता है। हड़प्पा सप्ताह का देखिए, सिंधु घाटी सप्ताह के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सप्ताह के लोगों को किस धातु का ज्ञान है। हमने आपने पहले ही बताया था, ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सप्ताह जिस टाइम में आया उस टाइम में लोहे का खोज नहीं हुआ था, इस टाइम में चांदी का खोज हो गया, सोना का खोज हो गया था, आपका कॉपर था, कांसा था, लेकिन लोहे का खोज नहीं हुआ था। ये वैदिक सप्ताह में जाके है लोहे का खोज होता है। उस पीछे क्या बैकग्राउंड है कि पूरा का पूरा जंगल का सफाई हो जाता है और बृहद मतलब काफ़ी बड़े स्तर पे फिर जो है खेती का शुरुआत हो जाता है। तो पूरा आप हमारे साथ जर्नी में रहेंगे तो आपको पूरा स्टोरी के माध्यम से हम एक एक चीज़ बताएंगे। तो इस तरीके से होता है आपका, ठीक है। हाँ, मोहनजोदड़ो के किस भाषा का शब्द है, जैसे मोहनजोदड़ो जो स्पेशली शब्द है ये सिंधी भाषा का शब्द है, ठीक है। कालीबंगन स्थित है, अब देखिए हमने आपको कुछ जगहों का नाम बताया। कालीबंगन राजस्थान में है, हमने जो इतना आपको जगह लिखा दिया है उसी से क्वेश्चन आपका आएगा, उससे आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा देखिए हनुमानगढ़ है तो हनुमानगढ़ इतना गहरा में नहीं पूछेगा, आपको स्टेट याद करना है। अगर कहीं लिखा देते हैं, कहीं आपने देखा होगा तो उसमें जगह नहीं याद करेंगे, आप स्टेट याद करेंगे। कम से कम क्या करेंगे, स्टेट जो भी राज्य है उसको आप याद कर लेंगे। आपको ज़्यादा जैसे स्पेशली क्या होता है ना कि लुसेंट में या कहीं जगह पे स्पेशली जगह फोकस किया होता है, तो उसमें जगह नहीं है, ठीक है। आपको स्पेशली राज्य कि जैसे कि ये कालीबंगन कहाँ है, ठीक है, सॉरी हाँ कालीबंगन कहाँ है, तो हनुमानगढ़ एक जगह है जो राजस्थान में है, तो आपको कम से कम राजस्थान, इस तरह से राजस्थान याद रखना पड़ा। राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया, देखिए क्वेश्चन आ गया, हमने आपको यहीं से दिया। देखिए 1921-22 में दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी, तो दयाराम साहनी, ठीक है, दयाराम साहनी कहाँ उत्खनन करवाया, इस उल्टा क्वेश्चन ऐसे, कहाँ उत्खनन करवाया, ऐसे सॉरी कहाँ उन्होंने उत्खनन करवाया, तो हड़प्पा को। किसको उत्खनन करवाया, हड़प्पा को। इस ऐसे राखल दास बनर्जी किसको उत्खनन करवाया, तो मोहनजोदड़ो को। किसको उत्खनन करवाया, मोहनजोदड़ो को। कितना ईस्वी में, 1922 ईस्वी में। कितना ईस्वी में, 1922 ईस्वी में। बस ये पैटर्न सीधा से 2-3 क्वेश्चन आपको आता है, तो बस आपको इतना पढ़ना है, बस हो गया, बात खत्म। चलिए हाँ आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सा सैंधव देवता का प्रमुख। एक चीज इंपॉर्टेंट बात, सिंधु सभ्यता में स्पेशली जो चीज़ें साक्ष्य मिली है उसमें भगवान शिव का ही पूजा होता था, बाकी कोई देवता का पूजा नहीं। वो भी साक्ष्य मिला है आपको। पशुपति का जो साक्ष्य मिला है ना, वो वैज्ञानिकों का, स्पेशली वैज्ञानिकों से ज़्यादा शब्द आप कह सकते हैं जियोलॉजिस्ट जो है, उत्खनन करता है, उनका मानना है, या हिस्टोरिकल जो इतिहासकार है उनका मानना है कि जो पशुपति का जो आपको मूर्ति मिला है वो भगवान भोला बाबा का था। क्या था, भगवान भोला बाबा के, यानी शिव का था। इन शिव के अलावा उस टाइम में किसी देवता का पूजा नहीं होता था। और दूसरा आगे आपको बताएंगे, प्रकृति का देवता। क्या था, प्रकृति का देवता। वो कैसे पता चलता है, एक मूर्ति मिला है जिसके गर्भ से, गर्भ मतलब कि गर्भ से आपको दिखाया गया है कि पेड़ उगते हुए, तो उससे ये पता चलता है
कि लोग प्रकृति का पूजा करता था। किसका? प्रकृति का, यानी प्रकृति पूजा होता था, ठीक है। लेकिन स्पेशली जैसे आप बोले इंद्र का या कोई वरुण का या सूर्य का, किसी स्पेशली सूर्य में सूर्य उपासना की बात करते हैं, लेकिन देवता के रूप में नहीं पूजा जाता। ये थोड़ा आप डिफरेंस समझ लिए। लोग कहेंगे कि नहीं सूर्य का तो पूजा होता था, लेकिन सूर्य का स्पेशली देवता के रूप में पूजा नहीं होता था सिंधु सभ्यता। हाँ, उपासना का मतलब अलग है कि जैसे हम ठीक है जल दिए भगवान का, जैसे कि आपने स्वास्तिक चिन्ह की हमने बात की थी कल पिछले क्लास में, तो वो था, लेकिन उसका पूजा नहीं होता था, मतलब स्पेशली देवता के रूप में। जैसे कि आप वैदिक सप्ताह में पढ़ेंगे अलग अलग देवता, जैसे विष्णु देव अलग अलग देवता होने लगे और उसका पूजा होने लगा। तो जैसे गणेश, विष्णु, वरुण, इस तरह का देवता का पूजा सिंधु घाटी सप्ताह में नहीं होता था। तो एकदम इसको याद रखना है। सिर्फ एंड सिर्फ भोला बाबा का यानी शिव का साक्ष्य मिला, वो भी पशुपति के रूप में। आपको कैसे पूछेगा? पशुपति के रूप में। उल्टा भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए हम आपको इतना क्लियर समझा देते हैं कि अलग अलग तरीके से अगर क्वेश्चन आता है तो फिर आप ये नहीं कहेंगे कि हमने नहीं पढ़ा। इसीलिए हम अलग अलग एंगल से आपको बता रहे हैं, ठीक है। चलिए, सिंधु सभ्यता किसके समकालीन मानी जाती? देखिए, ये इस क्वेश्चन का मतलब समझा देते हैं। जिस टाइम में सिंधु घाटी सभ्यता की घटना है, उसी टाइम में अलग अलग जगहों पे और भी लोग रहते थे। सिंपल सा बात है, जैसे यहाँ पे हमारा गांव है या अलग आप जगह पर रह रहे हैं, अगर पटना में रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, सेम तरीके से अमेरिका में कोई रह रहा है, कोई जो है आपको लंदन में रह रहा है, कोई पेरिस में रह रहा है, तो सेम समय में देखिए, ध्यान समझिए, सेम समय में लोग दिल्ली में भी रह रहे हैं, पटना में भी रह रहे हैं, और जगह पे भी रह रहे हैं। तो यही सभ्यता का मतलब यही होता है कि जो हड़प्पा सभ्यता था उसी टाइम में अलग अलग सभ्यता के भी लोग रहते थे उसमें। समझिए, देखिए, तो चीन का भी सभ्यता था उसमें, मिस्र का भी सभ्यता था, और मेसोपोटामिया, ये तीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन माना जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता के तरह ही एक विकसित सभ्यता था, लेकिन क्रीट का जो सभ्यता था, यानी क्रीट के जो लोग रहते थे उस टाइम की वो सभ्यता नहीं है। तो आपको याद रखना है, क्रीट की सभ्यता उस टाइम का नहीं था। चलिए, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हमने आपको बताया, देखिए क्वेश्चन आ गया कि हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। कल हमने आपको चर्चा किया कि कांस्य का उस टाइम में खोज हो गया था, और कांस्य युगीन सभ्यता, इसमें पूछेगा पूर्ण पाषाण युग, नव पाषाण युग, लोह युग। कल हमने आपको बताया कि ये क्वेश्चन पूछता है, तो लोहा का उस टाइम आविष्कार हुआ नहीं था। और हमने देखिए, हम आपको क्यों कहानी सुनाए? आप बोलेंगे कि सर आप एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। ये क्रैश कोर्स है, हम एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। जो मेरे मुंह से निकला है लगभग आपका क्वेश्चन आएगा किसी न किसी माध्यम से। और हम इतना डिटेल से बताने के पीछे कारण क्या है कि ये जो अभी आप हम 2 नंबर और 5 नंबर का जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो मेरा एक एक बताया हुआ पॉइंट आपको काम आएगा उसमें, तो इसलिए हम ये आपको बता रहे हैं। तो इसमें हमने आपको बताया था कि एक कहानी के रूप में, जिसमें हमने आपको कहा था कि लोग हिस्ट्री में रहना शुरू करते हैं। पहले आदम मतलब आदिवासी की तरह उन्हें जंगल में भटकते होते हैं, फिर आग का आविष्कार होता है, फिर लोग पशुपालन का शुरुआत करते हैं, फिर पाषाण युग यानी पत्थरों का आविष्कार होता है, फिर पत्थर के आविष्कार के बाद उसमें भी पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण युग आता है, मैंने पत्थर में ही युग अलग अलग युग है। फिर से जाके सिंधु घाटी सभ्यता का विकास होता है, मतलब लोग थोड़ा विकसित होने लगते हैं। फिर पहले जो लोग घूम घूम के रहते थे, जैसे कृषि का विकास होता है, लोग रहने लगते हैं और जो है पशुपालन शुरू हो जाता है, तो इस तरह से आपका विकास शुरू हो जाता है। ये है सिंपल सा स्टोरी। उसी में हमने आपको बताया था पाषाण युग, पाषाण युग के खत्म होते ही आपका सिंधु घाटी सभ्यता का विकास। तो यही है, देखिए, तो इसमें सीधा सा बात क्या है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो कांस्य युगीन सभ्यता, यानी पाषाण युग के खत्म होते ही कांस्य युग का हो जाता है, यानी कुछ धातुओं का आविष्कार हो जाता है। स्पेशली उसमें कांस्य काफ़ी प्रचलित था, और कांस्य धातु काफ़ी प्रचलित था। कांस्य का जो है, कांस्य का खोज होने के बाद जो है आपको उसके बर्तन बनने लगते हैं, लेकिन उस टाइम में लोहा का खोज नहीं होता। ये बार बार हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, उस टाइम में लोहा का खोज नहीं हुआ रहता था, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता बोलते। चलिए, ये हो गया हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर। अब देखिए, ये इसमें 2 कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, देखिए इसमें 2 क्वेश्चन आता है, ठीक है, अगर ध्यान से समझ लीजिए। एक हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर सीधा पूछिए, और एक हड़प्पा सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा नगर, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार तो पूरा भारत में, पाकिस्तान में, मतलब काफ़ी बड़ा क्षेत्र था। तो सीधा सा अगर आपको क्वेश्चन हिट करता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, सीधा सा मोहनजोदड़ो, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो। कौन सा है? मोहनजोदड़ो। लेकिन अगर आपको पूछता है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर
भारत में कौन सा है? तो आपका जवाब क्या होगा कि भारत में राखी गढ़ी। राखी गढ़ी वो कहाँ है? हरियाणा में। राखी गढ़ी कहाँ है? हरियाणा में। राखी गढ़ी कहाँ है? हरियाणा में। तो यानी पहले 2 क्वेश्चन हो गया आपका। हड़प्पा में का सबसे बड़ा जगह मोहनजोदड़ो, हड़प्पा का सबसे बड़ा जगह मोहनजोदड़ो। दूसरा पॉइंट कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर भारत में, तो वो राखी गढ़ी, वो कहाँ है? राखी गढ़ी हरियाणा में। कहाँ है? हरियाणा में। चलिए ये हो गया। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक चीज़ नहीं आती? देखिए आ गया पॉइंट। ऑब्जेक्टिव में भी फॉर्मेट में भी आ गया क्वेश्चन। हमने आपको नहीं बताया था कि ऑब्जेक्टिव में, हमने आप कल कहा था पिछले क्लास में कि ऑब्जेक्टिव में नहीं होता है, लेकिन हमने आपको जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया था उसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं, जिसमें हमने आपको बताया था कि भारतीय इतिहास के प्राचीन भारत का 2 मेनली सोर्स है, एक साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत क्या आते हैं? मेनली धार्मिक ग्रंथ, जिसमें ब्राह्मण ग्रंथ, जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ। अब याद हो गया, 3 पॉइंट आपका हो गया। इसके बाद गैर धार्मिक में जो है स्पेशली जो है जैसे हर्षचरित, किसी पे जीवनी लिखा गया, किसी राजा के बारे में लिखा गया, या विदेशियों का वृतांत। ये 2 हमने आपको फैक्ट बताया। दूसरा पुरातात्विक सोर्स के अंदर जैसे कि कोई आपका अभिलेख हो गया, कोई बिल्डिंग हो गया, कोई कॉइन्स हो गए, सिक्के हो गए, ये चीज़ आते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन आ गया ना कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न से क्या नहीं आते हैं? तो साहित्यिक स्रोत नहीं आते हैं। साहित्यिक स्रोत सिक्के, अभिलेख, भवनावशेष, ये सारा चीज़ आते हैं। लेकिन क्या था? साहित्य नहीं आता था। क्या? साहित्य यानी किताब कोई नहीं आता था। ठीक है, चलिए यानी ये देखिए इतना क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। ऑब्जेक्टिव जो बचा हुआ था ये जो है आपका जो है इससे ऑब्जेक्टिव वाला फॉर्मेट का काम हो गया। अब हम प्रोसीड करेंगे 5 मार्क्स क्वेश्चन का। 5 मार्क्स क्वेश्चन इसलिए क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा होता है, लिखने में लोगों को दिक्कत होता है, तो इसलिए हम पहले आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन बताएंगे, फिर 2 मार्क्स का क्वेश्चन। दूसरा कारण ये कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन बड़ा नंबर का होता है, लोगों को लिखने में दिक्कत है। दूसरा 5 मार्क्स के क्वेश्चन आप बना लेते हैं तो 2 नंबर्स का क्वेश्चन लगभग आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो उसी को बस हम जब भी ये भी उसमें सिखाएंगे कि जैसे कोई 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपने पढ़ा तो वो क्वेश्चन 2 नंबर में आ गया तो कैसे लिखेंगे, और पूरा 5 नंबर में आता है तो कैसे लिखेंगे। तो उसका फॉर्मेटिंग के साथ क्वेश्चन सहित आपको हम फॉर्मेटिंग बताएंगे, उसका टेंशन बिल्कुल नहीं। आपका काम है सिर्फ पढ़ना, मेरा काम है बताना। ठीक है, तो आप बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे, आपको सिंपल भाषा में समझाएंगे। आप उम्मीद करते हैं आप ऑब्जेक्टिव वाला पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं 5 मार्क्स क्वेश्चन पे। तो अब हम लोग चलते हैं 5 मार्क्स क्वेश्चन। ये देखिए इसमें भी आया है आपका प्राचीन भारत के अध्ययन के विभिन्न स्रोत। प्राचीन भारत के अध्ययन के विभिन्न स्रोत है, तो ये हमने आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये देखिए 5 नंबर में आता है। ठीक है, मोटा मोटा क्वेश्चन आज है हमारा हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के बारे में जैसा कि हम बात कर रहे थे, तो पहला क्वेश्चन इसमें आता है। अब हम क्वेश्चन ले रहे हैं, उसको शॉर्ट में समझा के लिखाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आप क्या करेंगे, आपका काम क्या है, साथ साथ क्वेश्चन को लिखेंगे और आंसर को फॉर्मेटिंग करने का प्रयास करेंगे। ये हम आपको क्यों बता रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है कि आप अगर कम भी जानते हैं या आपने कभी नहीं भी पढ़ा है तो आप आंसर लिखने का हम पैटर्न आपको इस तरह से डेवलप बताएंगे ताकि आप आंसर लिख सकें। चलिए वही मेरा प्रयास है कि जो लोग नहीं भी पढ़े हैं तो बिल्कुल चिंता न करें कि हमने भर साल नहीं पढ़ा। मैक्सिमम लोग बिहार बोर्ड में नहीं पढ़ते हैं। और बता दें ये इतना सुंदर, इतना प्यारा ये सिलेबस है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आप लोग बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। हम तो अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ऑल इंडिया का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसा नहीं है जिससे क्वेश्चन नहीं आता। आप बेसिक छोटा से छोटा एग्जाम से लेके जो अपने यहाँ सबसे हार्डेस्ट एग्जाम यूपीएससी तक में भी इससे क्वेश्चन आते हैं बस। लेकिन आपको सीखना पड़ेगा कि हर एग्जाम में क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, क्वेश्चन कैसे होता है। यही सबसे बड़ी दिक्कत है। आर्ट्स मतलब आप निकम्मा समझते हैं अपने आप को, आप क्या करते हैं 2 महीने गेस्ट पेपर से पढ़ लेते हैं। ऐसा बिल्कुल ना कीजिए। आर्ट्स पढ़िए, थोड़ा समझिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, इस तरह से नहीं कि आप सिंपल सी बात है 2 महीना आप गेस्ट पेपर से पढ़ेंगे, वो भी अपने से प्रयास करेंगे, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। आपको पता ही नहीं चलेगा ये इसमें चल क्या रहा है। चलिए ओके, कोई बात नहीं। हमारा एक प्रयास है कि हम YouTube के माध्यम से अपने गांव में बच्चों को एक अच्छा शिक्षा या बाहर के लोगों को अच्छा शिक्षा देने का प्रयास करें, जिसके माध्यम से आप चीज़ों को जान सकें कम समय में, ताकि इंटरेस्ट डेवलप करके। मेरा ये भी एक प्रयास है ताकि आपका सब्जेक्ट के प्रति, जो हमारा आर्ट सब्जेक्ट है स्पेशली, उसके प्रति जो आपका वो जो रुचिहीन स्थिति हो गया, रुचिहीन करने का मतलब आपका निरस जो स्थिति हो गया है वो नहीं हो। आपका एक
इतिहास के माध्यम से आप सीखे कुछ। क्योंकि जनरली हमारे टाइम में भी स्कूल में जब हम होते थे 10th में 9th में होते थे, तो वहाँ बिल्कुल क्या है ना, पढ़ा मतलब अजीब माहौल होता था कि नहीं हिस्ट्री मतलब कुछ नहीं, SST सब्जेक्ट को बिल्कुल निगलेक्ट किया जाता था। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, जबकि SST सब्जेक्ट भी अपने आप में बहुत महत्व रखता है अगर आप उसके तरीके से पढ़ें। देखिए ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट, मैथ को आप अपने तरीके से पढ़ते हैं क्योंकि आपको लगता है हमको इंजीनियर बनना है, आपको इसके अलावा आप बायोलॉजी पढ़ते हैं, अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं, आप समझते हैं हमको साइंस पढ़ना है, यानी आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, बस आपका 2 ही टारगेट होता है। लेकिन कोई भी 9th-10th के बच्चा ये नहीं कहता है कि हमको SST को अच्छे से पढ़ना। हाँ अब ट्रेंड बदल रहा है कि कुछ लोग अब रिजल्ट ला रहे हैं IAS UPSC BPSC वगैरह में, उनका मन होता है नहीं हम 9th 10th 11th के बाद ही तैयारी करें, तो उनके लिए एक अच्छा अवसर है कि आप आर्ट को रखें, उसको अच्छे से पढ़ें। ये नीरस सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, बशर्ते क्या है कि आप उसको सब्जेक्ट को तरीके से पढ़ें। क्या है तरीके से, तो वो मेरा प्रयास है आपको अच्छे तरीके से एक स्टोरी के माध्यम से समझा के वो जो प्राचीन चीज़ें थी उसका क्या महत्व है। जनरली हम लोग अपने टाइम में भी पढ़ते थे, लगता था क्या पढ़ पुराना चीज़ को क्या पढ़ के क्या करेंगे। हम लोग बड़ा मैथ पढ़ते थे, साइंस पढ़ते, खूब तर्क देते थे, पुराना चीज़ को क्या पढ़, बस सिंपल सा टारगेट होता था कि सिर्फ 90-95 नंबर लाना, और मेरा आया भी था 95 नंबर आया था, ठीक है। तो खैर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था ही, लेकिन फिर भी जो है लोगों का एक जो टेंडेंसी होता है ना, वो होता था नहीं इसको निगलेक्ट करना, इसलिए ये दिक्कत होता है। हम लोग शुरू से नहीं पढ़ते, नहीं तो ये क्लास 6 से ही एक्चुअली हमारे सिलेबस में वो जो है आपका क्लास 6, 7, 8 ऐसे ही शुरू होता है, 9, 10 फिर वर्ल्ड हिस्ट्री, इस तरह से शुरुआत होता है। तो हम लोग कभी ध्यान देते नहीं, पढ़ते नहीं, इसलिए हम लोगों को बोरिंग भी लगता है, निराश भी लगता है, कुछ समझ में भी नहीं आता। चलिए कोई बात नहीं, उसके लिए आप जो समय बीत गया उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। आपका क्या काम है, इस कम समय में आपको अच्छे से हम रिवाइज करवा देंगे, अच्छे से नंबर ला देंगे, और इसके प्रति हम गारंटेड इंटरेस्ट आपको जगा देंगे कि हिस्ट्री से आप क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। चलिए उसी के कड़ी में पहला क्वेश्चन है कि देखिए एक चीज़ हम बताएं कि हड़प्पा सप्ताह का जो खुदाई हुआ, क्या हुआ 1921-22 की बात है, जब क्या हुआ ना कि हड़प्पा सप्ताह का खुदाई का शुरुआत हुआ। तो उसके अंतर्गत क्या हुआ कि धीरे धीरे जगहों को साफ किया गया। साफ करने के बाद अब जैसे कि पुराना मकान है ढह गया, उसको साफ करेंगे आप तो पता चलेगा ना कि वो कैसे बना होता था। ऐसे ही वो था, कोई खंडर जमीन था, उसको साफ किया गया। साफ करने के बाद सुनिए गौर से, आपका क्वेश्चन यही सुन, साफ करने के बाद उसके बिल्डिंग के स्ट्रक्चर ध्यान समझिए, बिल्डिंग उसके जो मकान का जो स्ट्रक्चर था, निर्माण था, उसके बारे में गौर किया गया, पहला बात। दूसरा, नाला कैसा बना था उसके बारे में गौर किया गया कि वो नाला किस तरह से बना, लोग कैसे नाला बना कर आते थे। सड़क के बारे में पता चला कि अरे अच्छा चौड़ा चौड़ा सड़क होता था। तो ये सब ये हम बार बार आपको हिट कर रहे हैं, ये सब खुदाई की, ये जो खुदाई मतलब होता है जो उसको साफ सुथरा करके पुराने चीज़ों को हटाया गया, तो इन चीज़ों का पता चलता है। जैसे कि हमने आपको कल के फोटो में बताया था कि उसके भवन निर्माण का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर था, ठीक है, एक डिजाइन से बनाया गया था। ये भवन निर्माण हो गया नाले का, फिर उसके अंदर ध्यान समझिए खुदाई को साफ करके निकाला गया था। अलग अलग मिट्टी के बर्तन, आपको कांसा का बर्तन, बहुत सारे खिलौने, नर्तकी की मूर्तियाँ, हमने आपको बहुत सारी चीज़ें बताया, चावल का साग, इसके अलावा काली चूड़ियाँ, मन के इत्यादि चीज़ें मिले। उसके आधार पे ध्यान समझिए, उसके आधार पे कंक्लूजन निकाला गया। कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष निकाला गया कि इसका मतलब ये होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। लोग उल्टा समझता है, अरे यार ये चीज़ निकला, अरे निकला तो, लेकिन उल्टा निष्कर्ष निकालता है इतिहास। आप सोचते हैं कि इतिहास का निर्माण जो उल्टा ऐसे नहीं होता है, लोग गेस करते हैं। एक्चुअली इतिहास बहुत बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि इतिहास का निर्माण कैसे होता है। इतिहास के निर्माण में ऐसे होता है कि 1921 के बाद खुदाई हुआ, खुदाई होते होते फिर क्या होता है, उसके अंदर जो अलग अलग चीज़ें निकलती उसके अनुसार इतिहासकार गेस करते हैं कि अच्छा ऐसा रहा होगा। चलिए उसी के करीब ये हमने आपको पॉइंट बता दिया। अब आपका आंसर लिखना आसान हो जाए, आप खुद दिमाग सोच के लिखेंगे, हम आपको डेवलप करवा देंगे माइंड, ताकि आप देखिए आंसर को कैसे लिखते हैं। चलिए क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है हड़प्पा सभ्यता के आधारभूत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो हड़प्पा सभ्यता का
आधारभूत विशेषता, आधारभूत मतलब ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या विशेषताएं थी, उसके अंदर से जो चीजें निकला, जैसे घर का निर्माण, नाले का निर्माण, अलग अलग मूर्तियां, तो उससे क्या कंक्लूजन, क्या निष्कर्ष निकलता है, इसका आंसर को आप लिख देंगे, समझ में आ जाएगा। चलिए, आपने नहीं पढ़ा है तो हम समझा देते हैं कि उसके अंतर्गत क्या क्या। तो सबसे पहला बात कि हमको लिखना क्या है, हड़प्पा सभ्यता का आधारभूत विशेषताएं क्या है, आधारभूत विशेषताएं। आप हेडिंग बना लीजिए। देखिए, आप क्वेश्चन ऐसे हो गया, क्वेश्चन, ठीक है, अगर आप नोट बना रहे हैं तो इसको पहले लिखा आधारभूत, आधारभूत, ठीक है, आधारभूत विशेषताएं क्या है, विशेषताएं, विशेषताओं एक्चुअली है, विशेषताओं मतलब बहुत सारा किसी की बात कर रहा है, आधारभूत विशेषताओं, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर का क्या क्या पॉइंट है, मतलब क्या है, मतलब कहने का मतलब ये है कि हड़प्पा सभ्यता का जो खुदाई हुआ तो क्या क्या विशेषताएं निकली। तो देखिए उसको पॉइंट फॉर्मेट में समझ लीजिए। जैसे आपको एक तरीका बता, जैसे कि ये सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, तो पहला बात उस टाइम में कांस्य धातु का खोज हो गया, तो कांस्य, जैसे कि इसका क्या पॉइंट हो गया कि कांस्य युगीन सभ्यता, कैसा सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता, इसको बोलते हैं कांस्य सभ्यता। तो पहला पॉइंट आप देखिए, ये पॉइंट पहले आप बना लीजिए, जो हम पॉइंट लिख रहे हैं ये पॉइंट आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ ये पॉइंट सिर्फ लिखते हैं तो कम से कम आपको 2.5 नंबर जरूर मिलेगा, 2 से 2.5 नंबर सिर्फ पॉइंट पे मिल जाता है। तो पहले हम 4-5 पॉइंट लिख देते हैं, फिर उसको एक एक एक्सप्लेन करेंगे, सारे को बताएंगे कि इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पहला जो है ये कांस्य सभ्यता, या कि उसको कांस्य युगीन सभ्यता बोलते, क्या लिखेंगे, कांस्य सभ्यता, ये क्या है, पहला कांस्य सभ्यता, ठीक है, ये अलग है, कांस्य अलग है, सभ्यता अलग, मतलब यह कांस्य युगीन सभ्यता। सिंपल, थोड़ा आंसर को सिंप्लीफाई कर दिए तो कांस्य सभ्यता भी लिख सकते हैं। पहला पॉइंट याद करने, कांस्य सभ्यता था, इसको समझाएंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए, आप लिखते जाए। पहला पॉइंट कांस्य सभ्यता, दूसरा नगर प्रधान सभ्यता, दूसरा नगर प्रधान सभ्यता, नगर प्रधान सभ्यता क्या है, नगर प्रधान सभ्यता, मतलब ये नगर था, अभी समझाएंगे, आप लिखते जाइए, नगर प्रधान। तीसरा व्यापार प्रधान, मतलब व्यापार भी होता था उसमें, क्या है, व्यापार प्रधान सभ्यता, ठीक है, व्यापार प्रधान सभ्यता, ठीक। चौथा पॉइंट व्यापार प्रधान सभ्यता, इसके अलावा शांति प्रधान सभ्यता, नेक्स्ट पॉइंट शांति, क्या है, शांति प्रधान सभ्यता, शांति प्रधान सभ्यता, ठीक है, चौथा पॉइंट। इसके बाद लिपि का ज्ञान, पांचवा पॉइंट आप लिख लीजिए यहाँ पे, लिपि का ज्ञान, ठीक है, यहीं पे लिख देते हैं, आपको आई होप दिख रहा होगा, ठीक है। 5 लिपि का ज्ञान, लिपि का ज्ञान, लिपि का ज्ञान, ठीक है। ये देखिए, सबसे पहला बात आपको आंसर लिखना होगा, तो ये पॉइंट तो आपको याद होना ही चाहिए। पहला काम है आपका, जो लोग नहीं भी पढ़े हैं या पहले भी पढ़े हैं, तो ये पॉइंट कम से कम आप 5 रेडी रख लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, 5 पर एक पॉइंट हम एक्स्ट्रा और भी बता देंगे, जैसे कि सामाजिक एवं आर्थिक समन्वय या साम्य, सामाजिक एवं आर्थिक साम्य, ठीक है, उस पर हम इसको मिटा देंगे, लास्ट में समझा देंगे, ठीक है। तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट आप लेके चलिए, ताकि आप मिस्टेक से भूल जाएं, तो कम से कम आप 5 पॉइंट आंसर में डाल सकें। तो देखिए, आंसर लिखने का पहला पैटर्न ये होगा कि कम से कम आप 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये देखिए, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो इस तरह से आप 5 पॉइंट कम से कम बनाने का प्रयास करेंगे। पहला काम क्या होगा आपका, कम से कम आपने पहला ट्रिक सीख लिया कि हम 5 पॉइंट बना लेंगे। वो हम कैसे बनाएंगे, वो हर क्वेश्चन में आपको सिखाते जाएंगे, वो आप टेंशन ना लीजिए, आपका काम है सिर्फ आंसर को समझिए और आंसर को लिखते जाए। तो पहला पॉइंट कि 5 पॉइंट्स बना लेंगे। तो देखिए, इसी क्वेश्चन में कि सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, आधारभूत विशेषताएं, पहला कांस्य सभ्यता, समझाते हैं, टेंशन मत लीजिए।
नगर प्रधान सभ्यता, व्यापार प्रधान सभ्यता, शांति प्रधान सभ्यता, लिपिक आ गया। एक एक पॉइंट। कांस्य सभ्यता, पहला बात हमने आपको बार बार कहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता था, मतलब कि कांस्य का खोज हो गया था। तो पहला बात क्या है कि कांस्य युगीन सभ्यता। इसमें देखिए पहला बात समझिए, तांबे प्लस टीन, ये पॉइंट समझिए कि कांस्य होता क्या है। पहला बात कि अगर हम परिभाषा के रूप में शुरुआत करें, ठीक है, तो 2-3 पॉइंट आप अगर इस क्वेश्चन को पहले प्रोसीड करना पड़ेगा, तो हम तो सीधा देखिए, अगर आप जो लोग बिल्कुल नहीं लीज को लिखना नहीं आता है, तो आप सीधा सा क्वेश्चन से आंसर शुरुआत करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न आधारभूत विशेषताएं थी। बिल्कुल सिंपल से कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न आधारभूत विशेषताएं थी, ठीक है। ये एक सिंपल सा तरीका है, लेकिन थोड़ा कुछ लोगों को परिभाषा डालने का आदत होगा। जैसे कुछ लोगों को चाहेंगे कि नहीं, हम थोड़ा सा क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड यहाँ पे लिखते हैं। जनरली बहुत लोग करते हैं कि जैसे कुछ हम इंट्रोडक्शन, कुछ परिचय के रूप में लिखते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि उसी का पॉइंट दे देंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता अत्यंत प्राचीन और नगरीय सभ्यता थी। कि सिंधु घाटी सभ्यता का भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यह एक अत्यंत प्राचीन और नगरीय सभ्यता। इससे ज़्यादा आपको इंट्रोडक्शन नहीं देना है। देखिए, आपको गेस्ट पेपर में बहुत ज़्यादा लिखा है, तो आपको परिचय में ध्यान से समझिए, परिचय या परिभाषा वाले लाइन में मात्र 1 से 2 लाइन लिखना है। ये हिट कर लीजिए। ज़्यादा क्वेश्चन, क्योंकि टाइम नहीं बचता है, बार बार कह रहे हैं, टाइम नहीं बचता है, आपको पूरा का पूरा आंसर लिखना है। ये मेरा अनुभव है। तो आपको जितना काम का है उतना ही आंसर लिखेंगे, ज़्यादा नहीं लिखना है। तो आपका क्या काम होगा कि सिंधु सभ्यता एक सबसे ऐसे सिंधु सभ्यता का प्राचीन भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यह एक अत्यंत प्राचीन सभ्यता और नगरीय सभ्यता थी। बस एक लाइन, सीधा सा परिचय। इसको आप लिखेंगे एकदम यही कि सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीन भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि ये अत्यंत प्राचीन और एक नगरीय सभ्यता थी। बस परिचय। दूसरा लाइन आप ऐसे ही लिखेंगे। दूसरा लाइन कि सिंधु घाटी सभ्यता की निम्न आधारभूत विशेषताएं थी। पहला, कांस्य युगीन सभ्यता या कांस्य सभ्यता, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसमें सोचने का प्रयास करेंगे, इसको कांस्य सभ्यता क्यों बोलते। पहला, उस समय में चूंकि कांस्य का आविष्कार हो गया था, देखिए ऐसे लिखिए, चूंकि कांस्य का आविष्कार हो गया था और बृहत स्तर पर, बृहत मतलब ज्यादा स्तर पर कांस्य का प्रयोग होता था, इसीलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। सीधा सा बात, कहते थे या हैं, कहते हैं थे, मेरी लिख सकते हैं। दूसरा लाइन कि इस कांस्य एक धातु, विशेष धातु होता है जो तांबे और टीन से मिलकर बनता है। आज भी बनता है, तो तांबे और टीन से मिलकर बनता है। बस ये 2 लाइन हो गया परिचय। आपको ज़्यादा माथा पेची करना ही नहीं है कि हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। इस कांस्य काल की सबसे विशेषता दिखाई देती है, मतलब कि कांस्य की मूर्तियाँ, अलग अलग चीज़ें दिखाई देती है, तो कांस्य की विशेष विशेषता है। दूसरा पॉइंट आपको समझने के लिए है, इसमें आपको याद रहे तो ये तांबे और टीन का कांसा बनता है, तो ये आपको जानकारी होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में भी ये पूछ सकते हैं कि कांस्य जो है कैसे बनता है, तो आपको तांबे और टीन से। तो पहला पॉइंट हो गया कि कांस्य युगीन सभ्यता थी और कांस्य का निर्माण जो है तांबे और टीन से बनता है। कि एक, और इसमें कैसे पता चलता है, अलग अलग जो है मूर्तियाँ, खासकर जैसे नर्तकी की मूर्तियाँ मिली, उससे पता चलता है कि ये सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। हो गया बात खत्म। इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। चलिए दूसरा पॉइंट कि नगर प्रधान सभ्यता। देखिए इसमें क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगर प्रधान सभ्यता थी। खुदाई से पता चलता है कि मोहनजोदड़ो काफी बड़े बड़े विशाल और सुंदर नगर थे। इसके अंतर्गत हड़प्पा निवासियों में आश्चर्यजनक उन्नति की थी। उन्होंने नगर में अनेक सुविधाएं प्राप्त की थी। विशाल नगर, पक्के भवन, सुव्यवस्थित सड़कें, नालियां, स्नानागार। देखिए हमने आपको कहा कि नगरीय सभ्यता, ये यहाँ पे नहीं, गाँव प्रधान नहीं लिखा हुआ, तो नगरीय सभ्यता का मतलब हुआ आपको याद नहीं रहे। देखिए ट्रिक कैसे लगाते, ये नगरीय सभ्यता है तो नगर का क्या विशेषता होता है, अच्छा मकान, अच्छा नाला, अच्छा निकासी, जल निकासी, बेहतर जो है टाउन प्लानिंग जो है, इसके अलावा सुव्यवस्थित सड़क। हो गया। तो मोटा मोटी तीन आपको पॉइंट याद रखना है। क्या क्या? अच्छा
बिल्डिंग यानी विशाल इमारतें, दूसरा जल निकासी यानी नाली का व्यवस्था, तीसरा अच्छे सड़क। 3 पॉइंट कम से कम आपको याद रखना चाहिए। क्या आपको क्या देखिए इसमें कि इसके अंतर्गत क्या पक्के भवन, देखिए पक्के भवन, ठीक है। और पॉइंट क्या याद रखेंगे, सुव्यवस्थित सड़कें, या अच्छी सड़कें। अब अगर ये नहीं लिख सकते हैं तो आप कम से कम लिखेंगे अच्छी सड़कें। इसके अलावा तीसरा पॉइंट कि नालियाँ, चौथा पॉइंट स्नानागार, स्नानागार हो गया। मतलब क्या, मकान हो गया, सड़क हो गया, नाली हो गया, स्नानागार, बाथरूम, बाथरूम, अच्छे नहाने का जगह। एक क्या होता था वापस सप्ताह खुदाई से पता चला एक कॉमन जो है नहाने का एक जगह होता था, तो वो है, ठीक। तो ये हो गया आपका नगर प्रधान। तो नगर प्रधान इसलिए बोलते हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक सिंपल सा नगर प्रधान सभ्यता थी। इसके खुदाई से पता चलता है कि इसके अंदर जो है पक्के भवन, अच्छी सड़कें और नालियाँ और स्नानागार होता है। बस सीधा से 2 पॉइंट इस तरह से आप लिख देंगे, बात खत्म। चलिए नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता व्यापार प्रधान सभ्यता थी। तो सिंधु सभ्यता में क्या होता था, क्योंकि सिंधु सभ्यता के समकालीन बहुत सारी सभ्यताएं थी, जैसे कि हमने आपको बता दिया सुमेरियन, ईरान और मिस्र की सभ्यताएं थी। तो आप इसमें से 2-3 चीज़ें याद रखें कम से कम, जैसे कि ईरानियन सभ्यता या मेसोपोटामियन की सभ्यता। तो ईरान की सभ्यता जैसे कि ईरान, ठीक है, या ईरान एवं मिस्र, ये 2 कम से कम आप नाम याद रखते हैं। नहीं तो हम दूसरा तरीका बताते हैं कि कैसे लिखेंगे। मिस्र, देखिए आपको क्या है कि व्यापार प्रधान, व्यापार मतलब होता है क्या, आप सबसे पहले ये समझ लिए। व्यापार मतलब कि लेन देन, व्यापार का सीधा सा मतलब लेन देन, कोई चीज़ बेचे खरीदे, सामानों का आदान प्रदान, जैसे टीन सोना वगैरह का आदान बाहर से होता था स्पेशली हमारे यहाँ। और जैसे कांसे जो बनते थे ना, इसमें टीन बाहर से स्पेशली आ जाता। भारत में टीन के बहुत ज़्यादा साक्ष्य नहीं मिले हैं, ठीक है, तो टीन का जैसे आयात बाहर से होता था। चलिए एक बात हो गया। तो उस समय में और भी जो लोग रहते थे तो वहाँ से वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, तो उसको व्यापार बोलते हैं। तो देखिए इसमें आंसर कैसे लिखना है कि व्यापार प्रधान सभ्यता थी, सीधा सा पॉइंट, सिंधु सभ्यता एक व्यापार प्रधान सभ्यता थी। उसके जो है अलग अलग देशों से वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। जैसे कि आप ईरान लिख देंगे, मिस्र से वस्तुओं का आदान प्रदान। जैसे एक सील जो मिला है ना, सील भी उसी का प्रमाण होता था कि अगर आपको दूसरे जगह एंट्री करना होता तो सील एक तरह से मोहर का काम करता था, वो आपको मिलता था तो तब एंट्री होता था। तो आप इस पॉइंट में ऐसे जोड़ सकते हैं, जो मिलने वाले सील जो है ही उसके एंट्री का, उसका इसमें पॉइंट नहीं दिया हुआ है, तो अगर आपको याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं, 2 लाइन से आपका काम चले। इसमें आंसर सही दिया हो, ज़्यादा नहीं लिखा हो, तो आप इससे भी काम चला लेंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट कि चौथा पॉइंट हो गया। चौथा शांति प्रधान सभ्यता थी। शांति प्रधान कैसे थी, शांति प्रधान मतलब कि लोग ज़्यादा मार काट नहीं करते थे, लोग चैन से रहते थे। तो ये आप कैसे पता चला कि भाई शांति प्रधान, चूँकि सिंधु घाटी सभ्यता में जो खुदाई हुआ उसमें सीधा सा बात है कि जैसे कि कवच, ढाले, ये सब चीज़, हथियार वगैरह नहीं मिला। जैसे कि तलवार वगैरह जो है ये सब चीज़ें नहीं मिला। जैसे लोग गेस करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग चैन से रहते थे, मतलब उसको लड़ाई झगड़ा से कोई मतलब नहीं था, सीधा सा। और दूसरा, कुछ जगहों पे क्या है कि जैसे धनुष बाण मिले हैं, भाले वगैरह मिले हैं, कुल्हाड़ी मिले हैं। जैसे कुल्हाड़ी मिला, धनुष बाण मिला, मैं सिर्फ 2 चीज़ की बात कर रहे हैं, और भाले मिले, तो वो शिकार करने के लिए, आपको खेती के लिए, जंगल काटने के लिए, और इसके अलावा स्वयं के रक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए इन चीज़ों का प्रयोग होता था, न कि लड़ाई करने की। सीधा सा बात है। तो शांति प्रधान कैसे मान लिए, क्योंकि आप सीधा आपको याद नहीं रहेगा, तो चूंकि शांति है तो शांति के लिए क्या चाहिए आपको कि कोई हथियार, सीधा सा बात है कि सिंधु सभ्यता का आपको ऐसे याद रहे कि खुदाई से कोई हथियार नहीं मिला है, जिससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शांति प्रिय सभ्यता थी। इस तरह से पॉइंट हो गया, बना लेंगे। इसके अलावा हाँ, ये खुदाई से धनुष बाण, भाले आदि कुल्हाड़ी मिले हैं, जिससे वो आत्मरक्षा के लिए उपयोग करते हैं। इससे ये बिल्कुल नहीं पता चलता है कि ये लोग जो है कि लड़ाई के लिए इनका उपयोग करते थे। बस हो गया। इस तरह से पॉइंट, 2 लाइन आप हर पॉइंट में जोड़ते जाएंगे, आपका आंसर कंप्लीट होता जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका लिपि का ज्ञान। चलिए दूसरा क्या है कि इसकी विशेषता क्या है
कि लोग उस टाइम में लिखना सीख लिए थे, लेकिन दुर्भाग्य की बात क्या है कि हम लोग उसको पढ़ नहीं पाए। तो क्या था, लिपि का ज्ञान था, लोग अलग अलग तरीके से भाव मतलब स्पेशली चित्रों के माध्यम से लिखा जाता था, लेकिन दुर्भाग्यवश हम उसको पढ़ नहीं चाहे। उस लिपि का स्पेशल नाम क्या है, हमने आपको पिछले क्लास में बताया था, क्या नाम है, भाव चित्रात्मक लिपि। क्या नाम है, ये शब्द अगर आप डालते हैं तो एग्जाम में खुश हो जाते हैं, आपको नंबर मिलेगा। स्पेशली भाव चित्रात्मक लिपि, सीधा सा मतलब है कि एक भाव चित्रात्मक लिपि था। कैसा था, भाव चित्रात्मक। जो आंसर लिखा जाता था वो एक भाव का मतलब स्पेशली फोटो के फॉर्म में है, चित्र के फॉर्म में, इसलिए उसको भाव चित्रात्मक। इतना पॉइंट इसमें आप विशेष रूप से डालेंगे। और एक पॉइंट आप एक्स्ट्रा में हमने आपको बताया था, क्या डालेंगे, सामाजिक और आर्थिक जीवन का साम्य। साम्य का मतलब होता है कि लोगों के पास सामाजिक और आर्थिक जीवन का बैलेंस था। ठीक है, जैसे कि लोकतांत्रिक एवं शांति प्रधान सभ्यता के होने के कारण इस सभ्यता का समानता का स्पष्ट आभास मिलता है। इसमें बहुत सामाजिक तथा आर्थिक विषमताएं नहीं थी। देखिए, इसका मतलब क्या है कि सामाजिक और आर्थिक साम्य, एक पॉइंट आप जोड़ लीजिएगा इसमें। इसी में से जो आपके पास गेस्ट पेपर होगा तो इस पॉइंट को सेलेक्ट करके आप 6 पॉइंट कम से कम बनाए। इससे ज़्यादा आप मत बनाइए, क्योंकि आपको ज़्यादा याद नहीं करना है, ना आपको ज़्यादा लिखना है। आपको सिर्फ 5 पॉइंट लिखना है, 6 पॉइंट नहीं लिखना। एक्स्ट्रा पॉइंट हम आपको सिर्फ इमरजेंसी के लिए बता रहे हैं, तो आप 5 पॉइंट हर क्वेश्चन में रेडी करें। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि सामाजिक और आर्थिक जीवन का साम्य। साम्य का मतलब सामाजिक जीवन में ज़्यादा लोगों का वेरिएशन का मतलब अंतर नहीं था, विषमताएं नहीं थी। जैसे कि बहुत ज़्यादा, जैसे एक अंबानी है, बहुत लोगों को खाने के लिए नहीं मिलता है, तो ऐसी विषमताएं नहीं देखी जाती थी सिंधु घाटी सभ्यता के बाद। तो सीधी सी बात है कि लोग, आप ऐसे सिंपल भाषा में लिखेंगे कि ना तो बहुत ज़्यादा लोग अमीर होते थे, ना बहुत ज़्यादा लोग गरीब होते थे, लगभग सामाजिक स्तर एक जैसा लोगों का था। इस तरह के सिंपल से पॉइंट आप जोड़ सकते हैं। तो ये एक सिंपल तरीका हुआ एक आंसर के फॉर्मेट बनाने का। तो इस तरीके से आप कोशिश करेंगे, आप कहीं भी पढ़ते हो, चाहे किसी भी सोर्स से पढ़ते हो, तो आपका ये प्रयास होगा कि आप आंसर को ऐसे ही लिखें। तो ये आपका सबसे बेस्ट तरीका होता है आंसर को लिखने का, और एग्जामिनर खुश होंगे इस तरह से लिखते हैं। तो आपको कम से कम 4.5 से लेके 5 नंबर तक आपको ज़रूर मिलेगा। तो जिन बच्चों का टारगेट है कि 85+ परसेंटेज लाने का, 90+ परसेंटेज लाने, तो इस फॉर्मेट में आप आंसर को लिखेंगे। बाद में ये नहीं कंप्लेन करेंगे कि मुझे नंबर नहीं आएगा। अगर इस फॉर्मेट में आप आंसर को लिखते हैं तो पक्का आपको जो उतना मार्क आ जाएगा। चलिए, तो ये विशेषताएं हुई। दूसरा पॉइंट, आपको जो लोग तेज बच्चे हैं, जिसको अपने आप को लगता है हम पढ़ लिए हैं, उनके लिए विशेष हम हिदायत देते हैं कि ज़्यादा पॉइंट आपको नहीं रखना है कलेक्शन में, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में हो जाता है गोंच पोंच, आपको ज़्यादा कलेक्शन आपको याद रहेगा नहीं, आप लिख नहीं पाएंगे। और दूसरा, ज़रूरत भी नहीं है लिखने का। आप बहादुरी नहीं यहाँ करके आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। आपको जितना कहा जाए उतना ही लिखना, वह अन्यथा क्या होगा पता है आपको, आप आंसर लिख देंगे, इसमें ज़्यादा 6-7 पॉइंट डाल देंगे, बाकी क्वेश्चन आपका छूट जाएगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं। ये एग्ज़ाम के पैटर्न में ये भी समझ लीजिए, हम टाइम पर आपको गाइड करेंगे कि एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन का आंसर ज़्यादा लिखने से ज़्यादा मतलब होता है कि आप पूरे के पूरे आंसर को बना जाना है। उसका भी तरीका हम बताएंगे, बीच बीच में हम अलग से जो है छोटा छोटा शॉर्ट्स वीडियो डालने का प्रयास करेंगे, जिसके माध्यम से आपका सारा गाइडेंस आएगा। और कमेंट के माध्यम से आपका कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप पूछिए, क्योंकि सारा चीज़ दिमाग में नहीं होता है, तो इसलिए आपका काम होगा। चलिए, इसके अंतर्गत हम ये बात कर रहे थे, तो इस फॉर्मेट में आप लिखेंगे, इस तरह से आपके इतना आप आंसर लिखेंगे तो 2.5-3 नंबर आपको जरूर मिलेगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं कि हड़प्पा का नगर नियोजन कैसा था। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण, समय, तो आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत ही कॉमन और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण। एक क्वेश्चन और भी हम 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं 5 नंबर में, क्योंकि ये बहुत ही हिट और बहुत इंपॉर्टेंट और कॉमनली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये, 2 नंबर में भी और 5 नंबर में। तो 2 नंबर में कैसे लिखेंगे और 5 नंबर में कैसे प्रोसीड करेंगे, हम इस पॉइंट पे बात करेंगे। जैसे हालांकि 2 नंबर में भी ये क्वेश्चन है, तो वहाँ पे भी हम
थोड़ा सा चर्चा कर सकते हैं। यहाँ पे भी बता देंगे कि 2 नंबर में क्वेश्चन को कैसे भरें। देखिए जैसा कि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 पॉइंट कम से कम आपको लिखना पड़ेगा। और गेस्ट पेपर में क्या है, इस पॉइंट में खिचड़ी बना के दिया होगा, ठीक है। ये देखिए इस तरह से पॉइंट दिया हुआ है, अगर आप देख रहे होंगे तो क्या है, ये खिचड़ी बना के दिया हुआ, देखिए इस तरीके से। ये देखो क्या है, ये देखिए हड़प्पा सभ्यता के पतन का, ये यहाँ शुरू होता है आपका, ये इस तरीके से देखिए। तो इसको हम सिंप्लीफाई करके देखिए हम आंसर को कैसे बनाते हैं, ठीक है। कि सीधा सा बात कि हड़प्पा सभ्यता पतन हो गया, तो अब जो भी चीज़ें हुआ, ठीक है, शहर बना, आप शुरुआत जैसे कि हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया आपको कि लोग नदी के किनारे बसने लगे। ये देखिए ये पॉइंट लिंकअप है, इसलिए ध्यान से समझिए कि हड़प्पा सभ्यताओं का विकास जो है नदी के किनारे हो, ठीक है। स्पेशली जैसे कि हड़प्पा चिनाब नदी के किनारे है, और भी जगह है, तो ये सब इम्पोर्टेंट जगह है, जैसे कि हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंध नदी के किनारे, चनहुद्रो सिंध नदी के किनारे, कालीबंगन घगर नदी के किनारे, ये अलग अलग। तो अधिकतर आप ये इससे समझेंगे कि अधिकतर जगह जो है कहीं न कहीं नदियों के किनारे होता। तो कारण भी है कि नदी के किनारे होंगे, पानी नहीं होगा तो खाएंगे कैसे, पशु को कहाँ से पानी देंगे, पानी पिएंगे कैसे। आज के तरह तो वहाँ मोटर तो होता नहीं था कि मोटर से पानी भरिए, चापाकल से पानी भरिए, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं था सिंधु घाटी सभ्यता के पास या वैदिक सभ्यता में। तो लोग पानी से ही सारा जीवन चलता था। इसीलिए एक आप इम्पोर्टेंट बात देखते हैं, जितनी बड़ी बड़ी राजधानियां हैं आज भी वो कहीं ना कहीं किसी नदी के किनारे, जैसे पटना गंगा नदी के किनारे। तो ये सब फैक्ट बात है कि पहले नदी के किनारे लोग बसने लगे, फिर विस्तार होता है उसका, क्योंकि लोग पॉपुलेशन जनसंख्या बढ़ते जाते हैं, फिर उसका विस्तार। ऐसे ही हड़प्पा सभ्यता का सारा जगह जो आप देखेंगे कहीं ना कहीं नदी किनारे, क्या है, देखिए नदी किनारे। इससे देखिए आपका आंसर बनने, ये आप इस तरह का फोटो बना लीजिएगा, कोई भी नदी है, ठीक है, नदी, ठीक है, आप गंगा लिख लीजिए, या नहीं गंगा का बहुत कम चर्चा होता है, सॉरी गंगा मत लिखिएगा, कि गंगा का सिंधु घाटी सभ्यता में उस तरह के उस एरिया में सिंधु घाटी सभ्यता नहीं, जैसे चिनाब है, सिंध है, घगर है, दासक है, लूनी है, ये सब तरह नदी लिखते, गंगा का चर्चा मत कीजिएगा, सॉरी गलती हो गई। तो ये नदी था, नदी के पास शहर होते थे, ठीक है, इस तरह से शहर। आप इसे आंसर देखिए, आपका ये आंसर बन जाए। इस क्वेश्चन में आप ये फॉर्मेट ये कहीं पे आप ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है, ये आपको याद रखने के लिए बात, इससे आपका 2-3 पॉइंट बनेगा आंसर में। ये देखिए कितना हेल्पफुल है, ठीक है। ये देखिए कारण आपने बता दिया, नदी है, पानी चाहिए पीने के लिए, पशु के लिए चाहिए, खेत के लिए चाहिए, तो नदी के किनारे तो शहर था ही। पहला पॉइंट क्लियर हो गया आपका कि सारे शहर लगभग नदी के किनारे था। अब उसी से मिलता जुलता हड़प्पा सभ्यता पतन कैसे हुआ, तो अधिकतर वैज्ञानिकों मतलब जो इतिहासकार हैं, उन्होंने खोजा, पता किया, तो ये मुख्य कारण निकल के आए। ये मुख्य निम्न कारण क्या है, इसके पीछे तर्क क्या है, हम उसी पे चर्चा कर रहे हैं। देखिए इसके अंतर्गत सबसे जो ऑथेंटिक कारण माना जाता है वो बाढ़ का। क्यों कि जैसा कि हमने आपको पहले ही कहा, सिंधु घाटी सभ्यता का स्पेशली विकास हुआ नदी के किनारे, तो अधिकतर विद्वानों का मानना है कि बाढ़ आया और सारे सभ्यता को खत्म कर दिया। बाढ़ आया और पूरा का पूरा सभ्यता खत्म हो गया, मतलब अधिकतर लोग बहुत ज़्यादा पानी हो गया, लोग डूब गए, मर गए, पूरा बिल्डिंग डूब गया, और फिर जो है धीरे धीरे अब कुछ लोग भाग गए, कुछ लोग बचे होंगे तो भाग गए, मतलब अधिकतर लोग खत्म हो गए। तो जो सबसे ऑथेंटिक कारण माना जाता है वो क्या है, बाढ़। तो इसको आंसर कैसे लिखेंगे, देखिए आंसर। इसके अलावा ये जो क्वेश्चन है, इसका एक ट्रिक बता देता है आपको कि ये पॉइंट तो आपको याद रखेंगे ही, इसमें हम बता देते और भी पॉइंट है, लेकिन उसमें अगर आपको याद रहे तो थोड़ा सा जो है इतिहासकार हैं जिन्होंने खोजा, जो जैसे जो बाढ़ का मार्शल और मैके के अनुसार ये पॉइंट आपको याद रहे तो ठीक है, नहीं तो उसका हम दूसरा उपाय भी बताते हैं आपको, लेकिन आपको याद रह जाए तो लिख लीजिएगा। लेकिन गलत आंसर, ये गलत पॉइंट मत डालिएगा। ये अगर जैसे कि बाढ़ के बारे में मार्शल और मैके का कहना है
कि जो है सिंधु घाटी सप्ताह बाढ़ के कारण खत्म हो गया। तो ये नाम आपको याद है तो आंसर में डालना है, नहीं तो फिर छोड़ देंगे, फिर उसका भी हम तरीका बताते हैं आपको। लेकिन अगर आपको नाम रहे तो अच्छी बात है। तो देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट समझ लीजिए कि बाढ़ के, कुछ लोगों का मानना है कि बाढ़ के कारण सिंधु घाटी सप्ताह का पतन हो गया। कुछ लोगों का है नदियों का पानी का मार्ग जो है बदल गया, दूसरे जगहों से नदी का बहने लगा। कुछ लोगों का मानना है कि बाहर से आर्य लोग आए, आक्रमण करके लोगों को भगा दिया। कुछ लोगों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन हो गया। कुछ लोगों का मानना है प्राकृतिक आपदा हो गया। ये टोटल 5 पॉइंट है। 5 पॉइंट को आप समझाते हैं, ठीक है। ये पॉइंट लिखेंगे तो आपको तो सीधा से सीधा जो है कम से कम जो है 3 आपको 2 नंबर 2.5 नंबर आपको कम से कम सीधा सीधा मिलेंगे। अब हम प्रोसीड करते हैं कि उसको आंसर को बनाएंगे कैसे। देखिए पहला पॉइंट है, चूँकि सिंधु घाटी सप्ताह सबसे बड़ा बात कि इसका उत्तर में परिचय, जैसा कि हम हर क्वेश्चन में बोलते हैं, आप परिचय लिखेंगे तो ठीक है, ठीक है। अगर नहीं लिखते हैं तो सीधा सा आप लिख देंगे सिंधु सप्ताह के पतन के निम्न कारण थे, जिसमें से 1 2 3 4। अगर आप एक लाइन परिचय दे सकते हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। तो परिचय में ये कह के लिखेंगे कि सिंधु घाटी सप्ताह धीरे धीरे नदियों के पास विकास होना शुरू हुआ। ऐसे ही नदियों के पास विकास होते होते जो है बहुत अपनी अच्छी स्थिति में विकास हुआ और धीरे धीरे वो ख़त्म हो गया। वो हर सभ्यता के साथ होता है कि नदियों के साथ विकास होना शुरू हुआ, काफ़ी विकसित होने के बाद वो अंतिम समय में वो ख़त्म हो गया। और ये हड़प्पा सभ्यता के पतन का या ख़त्म होने का निम्न कारण है, जिसमें पहला कारण बाढ़। बाढ़ में आप देखिए, हमने आपको पहले ही बताया बाढ़ का पॉइंट क्या है। चूँकि अधिकतर शहर जो है जगह नदी के किनारे होता था, इसीलिए मार्शल और मैके का कहना है, इनके अलावा कुछ और अन्य इतिहासकारों का कहना है कि चूँकि ये अधिकतर जगह नदी के किनारे थे तो संभवतः यह बाढ़ आया होगा और लोग उसके अंदर बह गए होंगे और वो सभ्यता का पतन हो गया। बस इतना ही पॉइंट। 2 पॉइंट क्यों नदी के किनारे शहर, देखिए आपको क्लिक करना है तो इसमें ऐसे पॉइंट आप बनाइए। चूँकि देखिए ये नदी था, आप ड्रॉ कर लीजिएगा, नदी था, इसके शहर था, इसमें क्या हुआ, बाढ़ आया, ख़त्म हो गया, ठीक है। ऐसे पॉइंट बनाइए। चूँकि ये अधिकतर जगह नदी के किनारे था तो संभवतः बाढ़ आया होगा और सभ्यता का पतन हो गया, ख़त्म हो गया अधिकतर लोग, और कुछ लोग जो बचे होंगे अन्य जगहों पर चले हो गए। इस तरह से आपको आंसर लिखें। दूसरा बात इसमें क्या है कि कुछ उत्खननकर्ता का मानना है क्या, जैसे मोहनजोदड़ो में क्या हुआ कि खुदाई से ये पता चला कि अलग अलग टाइम पे बालू का लेवल जमा, जैसे क्या होता है देखिए कि एक बार आया बाढ़, फिर बालू का लेयर जमा हुआ, फिर बाल आया, फिर मिट्टी जमा हुआ, फिर मिट्टी जमा हुआ। इस तरह से खुदाई होता है, यहाँ से मिट्टी निकाला जाता है। तो उसमें मिट्टी के सैंपल से ये पता चलता है कि बार बार वहाँ पे जो है जलवायु परिवर्तन हुआ या किसी तरह के चेंजेज मतलब परिवर्तन देखा गया। तो इसके अंतर्गत कुछ नाम है, लेकिन नाम आपको याद नहीं रखना है। आप क्या करेंगे कि जैसे मोहनजोदड़ो के खुदाई में ये पता चला कि बार बार बाढ़ आने के कारण जो अलग अलग मिट्टियों का परत देखा जाता है, जिससे भी ये और प्रमाणिक हो जाता है कि बाढ़ जो है एग्जैक्ट कारण, माने सबसे प्रमाणिक कारण बाढ़ ही था, जिसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो गया। बस ये 2 पॉइंट। पहला शहर के पास था, पहला पॉइंट देखिए, पहला नदी के किनारे था तो ठीक है, इसलिए बाढ़ आया होगा, बह गया। दूसरा कि मोहनजोदड़ो में खुदाई से यह पता चला है कि अलग अलग मिट्टी के परत जमे हुए थे, जिससे और प्रामाणिक हो जाता है कि सिंधु सभ्यता बाढ़ के खत्म हो गया। बात खत्म। 2-3 लाइन आपको जोड़ देना है। चलिए ये हो गया। दूसरा पॉइंट, इससे ज़्यादा नहीं लिखना आपको, बस एक क्वेश्चन में 2 से 3 लाइन, आप ज़्यादा बड़ा मत कीजिएगा, हम बार बार कहते हैं। और इससे अगर आप आंसर लिखते हैं, इस हम जो आपको बता रहे हैं उसी में सिंपल भाषा में, इससे अगर आप आंसर लिखते हैं तो आपको भूलने का बहुत चांसेस होगा, और बीच में अगर आप लाइन भूल जाते हैं तो आपका पूरा आंसर गुड़गोबर हो जाएगा, आपको नंबर मिलेगा नहीं, क्योंकि एग्जामिनर तुरंत चेक करते हैं कि ये आंसर कहाँ से लिखा गया। तो ये सब पैटर्न समझ लीजिए। चलिए देखिए, नदियों का मार्ग परिवर्तन हो गया होगा। आप देखिए, चूँकि क्या होता है, नदी का ये गुण होता है, ज्योग्राफी में आप पढ़ेंगे कि नदी का धीरे धीरे क्या होता है ना, मार्ग परिवर्तन। जैसे क्या होता है कि वो नदी का स्वाभाविक गति क्या होता है, ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे चला, ठीक है, जैसे ऐसे ऐसे चला, बीच में कुछ परिवर्तन हो गया तो ये जगह बदल लिया, इस तरह से बदलता रहता है जगह। चलिए हम इसको मिटा देते हैं, फिर समझाते हैं कि ये नेक्स्ट पॉइंट का क्या मतलब ये देखिए, मतलब ये कि आप ज्योग्राफी में आप पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी तो बहुत कम ही,
बड़ा दिक्कत है ज्योग्राफी, अच्छे से लोग पढ़ते नहीं हैं। बताते देखिए, जैसे ये आपका नदी है, बताते ये क्या है पॉइंट, ये आपका शहर, ये शहर है, हड़प्पा है या मोहनजोदड़ो कोई था, ये ऐसे नहर है। फिर टाइम के अनुसार क्या होता है, इसका मार्ग बदलते रहता है। नदी का ये गुण होता है कि धीरे धीरे मार्ग बदल। तो बहुत विद्वानों का मानना है कि अक्सर और अलग बहुत सारे विद्वानों का मानना है क्या हुआ, संभवतः ये नदी का मार्ग बदल गया, इसलिए भी सिंधु घाटी सप्ताह का पतन हो गया, या सिंधु घाटी सप्ताह के लोग दूसरे जगह भाग के चले गए। सीधा सा सिंपल सी बात है। तो क्या हुआ इसमें, क्या है देखिए कि नदियों का, इसमें देखिए माधव स्वरूप वत्स एवं H.T. लैम्ब्रे के अनुसार नदियों के मार्ग के परिवर्तन के कारण सिंधु, देखिए नाम आपको इतना याद नहीं रहेगा तो आप सिंपल सा लिखिए। कुछ विद्वानों के अनुसार, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि नदी के मार्ग परिवर्तन के कारण जो है नदी का मार्ग परिवर्तन हो गया, इसलिए लोग जो है दूसरे जगह बसने लगे या कहीं और चले गए। इस तरह से सिंधु घाटी सप्ताह का धीरे धीरे पतन हो गया या अंत हो गया। सीधा सा पॉइंट क्या हो गया कि नदियों का मार्ग पर, देखिए नाम नहीं, बार बार कह रहे हैं नाम अपना याद नहीं रहेगा। इस तरह के क्वेश्चन को नाम से आप बचिए। जहाँ नाम आता है, डाटा आता है, तो उस तरह के चीज़ों से आप बचिए, क्योंकि वो गलती हो जाएगा तो एग्जामिनर आपको काट देंगे। हाँ, नहीं लिखते हैं तो उसका तरीका ये होता है, तो कुछ विद्वानों के अनुसार या इतिहासकारों के अनुसार या इतिहासकारों का मानना है कि हजारों सालों में कि नदियों का मार्ग का परिवर्तन हो गया, वो लोग कहीं दूसरे जगह चले गए होंगे और इस तरह से जो है सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। सीधा सा पॉइंट, बस आपका आंसर लिख लेना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि बाहरी आक्रमण। देखिए बहुत, अब बाढ़ आया होगा, नदी का भी परिवर्तन हो गया, लेकिन बहुत सारा अंदर का जो जगह था वो कैसे ख़त्म हो गया। मानना है ठीक है, जो नदी के किनारे जो जगह नहीं था सब, तो वो कुछ लोगों का मानना है कि वो कैसे ख़त्म हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि वैदिक सभ्यता के अंत तक, ध्यान समझिए, हड़प्पा सभ्यता के अंत होते होते क्या हुआ, बाहर से लोगों का आक्रमण। और हम आपको बताएंगे हिस्ट्री में कि भारत पे अक्सर बाहर से लोगों का आक्रमण हुआ है, क्योंकि भारत काफ़ी समृद्ध रहा है, समृद्ध मतलब काफ़ी विकसित रहा है, काफ़ी उसके पास धनवान रहा है, तो बाहर से लोगों का आक्रमण होता है और धीरे धीरे लोगों को भगा देता है। तो जैसे देखो, जो लोग ज़्यादा लड़ाकू रहा, हड़प्पा सभ्यता शांति प्रिय था, उसको भगा दिया। तो आर्यन लोग ज़्यादा लड़ाकू थे, ये हम आपको फैक्ट बता देते हैं कि हम लोग आर्यन के वंशज माने जाते हैं। तो लड़ाकू थे और क्या थे कि हड़प्पा वासियों को भगा दिया। तो जो द्रविड़ वासी थे, ओरिजिनल भारत के वासियों को माना जाता है। उसमें क्या हुआ कि देखिए कि कहा जाता है कि देखिए सही बात कि नदी के आने वाले बाढ़ को यदि पतन का प्रमुख कारण माना जाए, तो प्रश्न उठता है कि नदियों के तट पर अवस्थित नहीं तो उसका पतन का कैसे हो गया। ठीक है, तो देखिए इसमें व्हीलर, गार्डन, चाइल्ड, पिग्नेट विद्वानों का मानना है कि विद्वान के बाह्य आक्रमण से पतन का कारण मानते हैं। पुरातात्विक साक्ष्यों से संकेत मिलता है कि मोहनजोदड़ो को लूटा गया और वहाँ के लोगों को हत्या की गई। व्हीलर ने के अनुसार 1500 ईसा पूर्व में बाहर के आक्रमण, आर्यों का आक्रमण हुआ और नगरों को ध्वस्त कर दिया। देखिए 2 पॉइंट, ये इतना बड़ा, हम आपको 2 पॉइंट सेलेक्ट करना, हम बताते कौन सा लिखेंगे कि इतिहासकारों का या कुछ विद्वानों का मानना है कि जो नदी के किनारे जो शहर नहीं था उसका क्या हुआ। तो इससे ये पता चलता है कि बाहर से कुछ लोगों का, स्पेशली आर्यों का 1500 में आगमन होता है, लोग आक्रमण करते हैं और उसको भगा देते हैं, और इस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो जाता है। और आप एग्जाम्पल में लिखना चाहें तो पुरातात्विक साक्ष्यों से पता चलता है कि मोहनजोदड़ो को लूटा गया और लोगों को मार के भगाया गया। ये 2 पॉइंट आप जोड़ सकते हैं। समझिए इसमें क्या जोड़ना है पॉइंट कि चूँकि देखिए नदी के किनारे बहुत सारा शहर नहीं था, तो फिर कैसे ख़त्म हो गया। तो इसलिए बहुत सारे विद्वानों का मानना है कि बाहर से लोगों का आक्रमण हुआ और इस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता का जो है उसको मार के भगा दिया और ख़त्म हो गया। दूसरा पॉइंट, अगर आप और ऑथेंटिक तरीके से लिखने चाहते हैं, एग्जाम्पल दे के लिखना चाहते हैं, तो इसमें एक लाइन और जोड़ देंगे कि हाँ, पुरातात्विक साक्ष्यों से, पुरातात्विक साक्ष्य मतलब खुदाई से ये पता चलता है, या आप पुरातात्विक साक्ष्य नहीं याद रहे तो आप ऐसे लिख देंगे, खुदाई से ये पता चलता है कि मोहनजोदड़ो को कई बार उसको लूटा गया और वहाँ के लोगों को हत्या की गई। बस 2 पॉइंट जोड़ देंगे, बस बात खत्म। तो ये पॉइंट आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है जलवायु परिवर्तन। देखिए हजारों साल में क्या होता है ना कि कुछ ना कुछ मौसम का परिवर्तन हो जाए। बहुत सारे विद्वानों का मानना है क्या है कि जलवायु का परिवर्तन हो गया, वातावरण दूषित हो गया और धीरे धीरे क्या हो गया जो है
आपका हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। ठीक है, जल प्लावन से सभ्यता का पतन का कारण मानते हैं। मतलब जलवायु परिवर्तन हुआ। जलवायु परिवर्तन का मतलब क्या होगा, कुछ ना कुछ मौसम में बदलाव हुआ और इस तरह से जो है आपका जो है सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो गया। तो मौसम के बदलाव के कारण माना जाता है, कुछ विद्वानों का मानना है कि बहुत अधिक बदलाव के कारण क्या हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो गया, खत्म हो गया। तो ये एक पॉइंट हो गया। लास्ट पॉइंट है कि प्राकृतिक आपदा क्या है। प्राकृतिक आपदा, हाँ अच्छा, एक जलवायु परिवर्तन में एक आप जैसे दूषित वातावरण, भारी व्यापार में आई भारी गिरावट, ये 2-3 पॉइंट आप दे सकते हैं कि जैसे कि जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत क्या होता है। जैसे कि आपका बहुत ज़्यादा वातावरण दूषित हो गया, तो ये भी पॉइंट जोड़ सकते हैं, दूषित वातावरण हो गया, इस तरह से लोगों को रहने में दिक्कत हो गया और लोग कहीं दूसरे जगह बस गए और इस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो जाता है। ये पॉइंट इस तरह से भी आप जोड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि हाँ, कि प्राकृतिक आपदा, बहुत लोगों का मानना है कि मलेरिया और महामारी जैसे बीमारी आए। प्राकृतिक आपदा में क्या है, मलेरिया, क्या देखिए क्या होता था, ये स्पेशली मलेरिया का और महामारी का चर्चा हो जाता है। ये 2 बीमारियां आता है और प्राकृतिक आपदा में, और बहुत सारे जो है लोग को, क्योंकि उसका इलाज तो होता नहीं था और पूरा का पूरा लोगों को, ये पता है ये लगभग 100-2 साल पहले की बात कहानियाँ हैं। इस तरह के बीमारी होते तो पूरा का पूरा गाँव का गाँव, बड़ा शहर का शहर पूरा का पूरा खत्म हो जाता। तो बहुत विद्वानों का मानना है कि प्राकृतिक आपदा में स्पेशली मलेरिया और महामारी आया होगा और पूरा का पूरा आपका सभ्यता खत्म हो गया होगा। तो ये आपका मुख्य पॉइंट है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण का। तो ये आपका हुआ, इतना सारा हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। चूँकि ये एक्सप्लेनिंग सीरीज का ये पहला आपका वीडियो था, इसलिए हमने इतने लंबे तरीके से आपको खींच लंबे तरीके से एक्सप्लेन करके बताया है। नेक्स्ट क्लास, एक क्लास और लगेगा आपको, जिसके अंतर्गत आपको हम जो कुछ बचे हैं 1-2 क्वेश्चन वो उसको एक्सप्लेन करेंगे और 2 नंबर के क्वेश्चन को एक्सप्लेन। क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो हम इससे ज़्यादा इसको नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि वो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि 1 घंटा से ज़्यादा हम बड़ा वीडियो लोड भी नहीं कर सकते हैं, तो ये समस्या भी हो जाती है। तो और आप 1 घंटा ज़्यादा पढ़ भी नहीं सकते हैं हम तो पढ़ा देंगे, ठीक है ना, हमारी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप 1 घंटा ज़्यादा वीडियो पढ़ नहीं सकते हैं। इसलिए क्या है कि अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, जिसके अंतर्गत जो 5 नंबर का 1-2 क्वेश्चन बच गया, 2 क्वेश्चन स्पेशली वो वाला आप जल्दी से, बाकी जो 2 नंबर का क्वेश्चन हम लोग आप बढ़ेंगे तो उसमें ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए हमने आपको पहले 5 नंबर का क्वेश्चन बता दिया, ये मेरा ट्रिक है। तो और अगर किसी को दिक्कत होता है समझने में तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता देंगे कि सर पहले आप 2 नंबर का ही क्वेश्चन बता दीजिएगा, तो मुझे अच्छा लगेगा। ये हम पहले ये सीरीज कंप्लीट कर देते हैं आपको, तो आपको जैसा सुविधा अनुसार, क्योंकि ये आपके लिए क्लासेस है, तो आपको उसमें कोई दिक्कत हो, कोई पूछना हो, कोई तरह का समस्या हो तो आप बताइए, दिल खोल के बताइए, उसमें हम परिवर्तन लाने के लिए बिल्कुल समर्थ हैं। हम किसी भी तरह का परिवर्तन लाने को समर्थ है, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम सारे क्वेश्चन को अपने तरीके से बनाते हैं, फॉर्मेटिंग करते हैं, पढ़ते हैं, अलग अलग सोर्सेस को रेफ़र करते हैं और अपने तरीके से आंसर को लिखाते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये बात हुआ। तो आज के क्लास में आपने यहाँ तक पढ़ा, जिसके अंतर्गत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 2 नंबर के क्वेश्चन को पूरे फॉर्मेटिंग में आपने जान लिया। ये सबसे बेस्ट तरीका है आंसर लिखने का। ये मेरे तरफ से यही प्रयास रहेगा। इसी तरीके से हम आपको पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। आपका काम क्या है, हमने बार बार कहा, आपका बस 2 ही काम है। पहला काम ये, अब चूँकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पैटर्न आ गया तो आप नोट बनाएंगे, डेली नोट बनाएंगे और नोट मेकिंग क्या बोलेंगे, नोट मेकिंग, ठीक है। और दूसरा, नोट मेकिंग हमको कैसे पता चलेगा, आप तो दूर बैठे हुए हैं, तो आप इसीलिए हमने आपको कहा है कि आपको व्हाट्सएप पे डेली भेजना। क्या है, आपको व्हाट्सएप नंबर पे डेली भेजना है। ये नंबर है आपका, हमने आपको कल भी बताया दिया था, 620 658 3015। इस नंबर पे आपको आंसर नोट स्पेशली अब आपको भेजना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन है। तो इस बार खुद लिखिए 2 बार, फिर आपको अपने से प्रयास कीजिए और आंसर इस पे नंबर लिख के बताइए, फिर हम आपको बताएंगे कि कितना नंबर आपका आ सकता है अगर आंसर लिखिएगा। दूसरा इन्फॉर्मेशन आपको देना है ये
कि संडे को ये टेस्ट लिया जाएगा। जितना पढ़ाएंगे संडे से पहले छोटा छोटा सेक्शनल टेस्ट लेंगे और हर महीना के एंड में आपको पूरा टेस्ट लिया जाएगा। तो ये जैसे कि अभी महीना शुरुआत हो गया है तो तब तक जो है आपका पूरा हिस्ट्री सेक्शन कवर हो जाएगा। एक दो सब सब्जेक्ट और हम ऐड कर लेंगे, थोड़ा सा 1-2 दिन आप रुक जाइए ताकि आप थोड़ा सा पेस में आ जाए, नहीं तो आपको अचानक बर्डन हो जाए। नहीं तो 1-2 सब्जेक्ट और हम ऐड करेंगे तो उसका टाइम हम आपको बता देंगे। तो आप इस तरीके से इसमें जोड़ के आप आंसर को लिखिए, भेजिए और फिर आगे आपको काम की इस तरह से आप पढ़िए, ठीक है। तो ये आपका काम, आपके तरफ से काम हो गया, ठीक है। इस तरह से आप पढ़ेंगे तभी हम आपको गारंटी दे सकते हैं आप 80+ तो कम से कम आप नंबर ले ही लीजिए। अगर आप बिल्कुल नहीं भी पढ़े हैं तो बिल्कुल आप उसका टेंशन मत लीजिएगा। अगर आप रेगुलर तरीके से, डिसिप्लिन तरीके से पढ़ते हैं तो 80+ कम से कम आपको नंबर आएगा ही। और सही तरीके से पढ़ते हैं तो 85+ आपको नंबर आ सकता है, ठीक है। अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो बाद में ये मत कहिएगा कि हमको ये नंबर नहीं है, क्योंकि पिछले बार क्या हुआ, बहुत सारे लोग रो रहे थे, ठीक है, तो कि मुझे नंबर नहीं आया, जबकि हमने आपको पिछले बार भी सजेशन किया था कि बहुत लोगों को कि आपको कैसे आंसर लिखना है। तो वो लोग क्या होता है ना, आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप काम करते हैं अपने अनुसार और चाहते हैं मुझे नंबर भी आ जाए, तो फिर उसके लिए मुझे कोई गारंटी नहीं लेना है। अगर मेरे अनुसार काम करते हैं तो आपको हम गारंटी लिख के दे सकते हैं आपको इतना नंबर जरूर लिए। तो ये आपका काम है, आप मिस्टेक करेंगे तो आप दिक्कत होगा, ठीक है। तो आज हम क्लास यहीं वाइंड अप यानी ख़त्म करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे और हम आप नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेंगे इसी चैप्टर के नेक्स्ट एंडिंग फेज पे, और पूरा का पूरा उसमें जितना भी समय लगेगा उसको हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और कोशिश करेंगे कल शाम तक ये आपका पूरा का पूरा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। थैंक्स। तो मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट चीज़ों के साथ। तब तक के लिए आप पढ़िए, रिवाइज कीजिए और इसको बार बार याद कीजिए, ठीक है। थैंक यू।